गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स बिगिन विथ आवर टुडेज सेशन, डे 2 सेशन। तो कल हमने क्या क्या देखा था? हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखा था, डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग। डिस्काउंटिंग में हमने तीन टाइप के कैश फ्लोज देखे थे। पहला कैश फ्लो जो आपने देखा था मेरे साथ, दैट वाज डिस्काउंटिंग का सिंगल कैश फ्लो। दूसरा कैश फ्लो जो आपने मेरे साथ देखा था कल, दैट वाज मल्टीपल कैश फ्लो। और तीसरा एन्युटी कैश फ्लो। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो सिंगल, मल्टीपल, एन्युटी। मल्टीपल के लिए हम फॉर्मेट बनाते हैं। और एन्युटी के अंदर दो टाइप थे, एक था फाइनाइट, दूसरा था इनफाइनाइट। जो फाइनाइट एन्युटी था उसका फॉर्मूला था, बट इनफाइनाइट एन्युटी में फिर से दो टाइप थे। एक था विदाउट ग्रोथ, मतलब कांस्टेंट एन्युटी, और एक था विद ग्रोथ, जो कांस्टेंट रेट से ग्रो होता है। तो कांस्टेंट रेट से अगर ग्रो हो रहा है, ग्रोथ के साथ है, तो फिर उसका फॉर्मूला अलग था। विदाउट ग्रोथ के लिए ए बाय आर, विद ग्रोथ के लिए ए बाय आर माइनस जी। सो आर माइनस जी वॉज द लॉजिक। एंड कमिंग टू कंपाउंडिंग पार्ट, कंपाउंडिंग में भी आपके पास जो है तीन टाइप के कैश फ्लोज थे, सिंगल, मल्टीपल, एन्युटी। सिंगल कैश फ्लो का नॉर्मल फॉर्मूला था जो हम उधर सीवीएफ के साथ निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू सीवीएफ आर कॉमा एन। उसके बाद मल्टीपल के लिए यही फॉर्मूला यूज करते हैं, बट एक 5 कॉलम के फॉर्मेट में यूज करते हैं। और फिर हम गए थे एन्युटी की तरफ, जहां पर सिर्फ एक टाइप का एन्युटी था। सिर्फ एक टाइप का एन्युटी था, वो था फाइनाइट एन्युटी। और फाइनाइट एन्युटी के अंदर हमारे पास दो टाइप थे, एक था एट द बिगिनिंग, एक था एट द एंड। इनफैक्ट मल्टीपल के लिए भी हमारे पास दो टाइप थे, एट द बिगिनिंग, एट द एंड। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये सब हमने कल कवर किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। एज पर एज द डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग प्रैक्टिस इज कंसर्न, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, बीएमडब्ल्यू नहीं होना है, बेसिक में वांदे नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आज कुछ सम भी ट्राई करेंगे, ताकि हमको समझे कि हम लोग कब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। और लॉजिक्स, मेनली लॉजिक्स, जिसकी वजह से आप प्रिपेयर हो जाओगे आगे के लिए। तो कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने मेनली क्या देखा था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने देखा था इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इंडिविजुअल कॉस्ट में हमने कितने कॉस्ट कवर किए थे? तीन। एक था इक्विटी का कॉस्ट, एक था डेट का कॉस्ट, और एक था प्रेफरेंस का कॉस्ट। तो ये तीन टाइप के इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने कवर किए थे कल। और आज हम लोग इसी में आगे बढ़ने वाले हैं, और हम लोग देखने वाले हैं कि वैक कंप्यूटेशन, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंप्यूटेशन कैसे होता है। यस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको याद है केडी के दो फॉर्मुलेस थे, एक रेडीमेबल और एक इरेडीमेबल वाला। यस, देन केपी के भी दो फॉर्मुलेस थे, एक रेडीमेबल और एक इरेडीमेबल वाला। एंड केई के छह फॉर्मुलेस थे, छह। यस माय डियर फ्रेंड्स, छह फॉर्मुलेस थे। पहला था डिविडेंड प्राइस अप्रोच, दूसरा था डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, तीसरा था आपका अर्निंग्स प्राइस, चौथा था आपका अर्निंग्स प्राइस प्लस ग्रोथ, पांचवा था आपका रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, और लास्ट था आपका सीएपीएम अप्रोच। यस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोग आज सीखने वाले हैं आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंप्यूटेशन। सो फ्रेंड्स, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग वैक बुलाते हैं, इसको सिंबलिकली हम क्यू लिखते थे, याद होगा तो आपको। इसके लिए बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है कि भाई अगर आपके पास ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, आपके पास डेट का प्रपोर्शन रेडी है, माने कि डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, ये रेडी है आपके पास। बस इसको इनटू केडी कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ डेट। और इसके साथ आप लोग सेम तरीके से इक्विटी भी जोड़ दीजिए। अगर आपके पास इक्विटी का प्रपोर्शन रेडी है, दैट इज डेट, इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी, इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी इनटू के ई कर दीजिए, और ये आ जाएगा आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोस्तों तब आएगा जब यू कैन से कि आपके पास दो ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, डेट एज वेल एज इक्विटी। आपके पास दो ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, डेट एज वेल एज इक्विटी, तब ये इस्तेमाल करने में बहुत आसान होता है। बट अगर आपके पास ज्यादा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रहेंगे, तो उस वक्त क्या करोगे आप? उस वक्त ऑब्वियसली आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करना पड़ता है। और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम यही सेम चीज करते हैं, बट वो फॉर्मेट वाइज करते हैं। और वो क्या है सर?
लिखते जाइए मेरे साथ साथ ताकि आपके नोट्स भी रेडी हो जाए। एएफएम के लिए अपने को कम से कम 3 नोटबुक लगेंगी, 3 नोटबुक कम से कम लगेगी आपको, डोंट वरी। बस लिखना आपका काम है ताकि हर चीज आपकी हैंड राइटिंग में रेडी हो। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, नेक्स्ट इज अमाउंट, then the proportion, then the individual cost, एंड लास्टली निकालते हैं हम लोग प्रोडक्ट। लास्टली हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट। तो गाइस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में अलग अलग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का नाम आएगा, अमाउंट कॉलम में उनके अमाउंट्स आएंगे, प्रोपोर्शन कॉलम में अमाउंट के बेसिस पर प्रोपोर्शन निकलेगा, और इंडिविजुअल कॉस्ट में केई केपी केडी ये सब निकले लिखे जाएगा, एंड प्रोडक्ट कॉलम में ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा प्रोपोर्शन इनटू इंडिविजुअल कॉस्ट का। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं कि ये मेरा कॉलम नंबर ए है, ये कॉलम बी है, कॉलम सी है, ये कॉलम डी है, तो ऑब्वियसली ई इज इक्वल टू इट विल बी सी इंटू डी, सी इंटू डी, यस दैट विल बी माई ई। तो ये फॉर्मेट के बेसिस पर हम लोग सॉल्व करते थे, अगर आपको याद होगा तो, और हम लोग वैक का कंप्यूटेशन करते थे। चलिए एग्जांपल लेकर देखते हैं हम वैक का कंप्यूटेशन कैसे करते थे। सो यहां पर आता है दोस्तों इक्विटी शेयर कैपिटल, एग्जांपल के लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर ले लेते हैं और टर्म लोन ले लेते हैं। तो ये अलग अलग मैंने कितने सोर्सेस लिखे, 5। इन सभी का अगर मैं बुक वैल्यू ले रहा हूं, अमाउंट कैन बी बुक वैल्यू, तो फिलहाल अमाउंट बुक वैल्यू लिया जा रहा है। सपोज मान लीजिए 100 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs and maybe 20 lakhs. How much this is? 220 lakhs. Please check. 100 plus, yes, it is 220 lakhs. Everyone, those who are present, those who are alert, those who are attending, please answer. 220 lakhs. So can you take out the proportion from this? Can you calculate the proportion? 100 divided by 220 into 100. 100 divided by 220 into 100 कितना होता है दोस्तों? 45.45. प्रोपोर्शन बराबर है क्या? सब लोग मेरे साथ कैलकुलेट करेंगे और आंसर करेंगे। यस, आदित्य, अनन्या, एवरीवन, नैतिक। सो 9.09. next case it will be 13.63. 50 divided by 220 into 100, 22.73, and lastly again 20 by 220, it will come 9.09. Of course the total of all this obviously will be 100. Yes, and just imagine that you have your individual cost KE as 14%, you have your KR, cost of retained earning, as maybe same 14%. You have your preference share cost KP as 10%. Your KD cost is 7% for debentures, and your KD cost for term loan is 5%. Example. Okay. Now based on this, obviously what you need to do is you need to multiply the proportion with the individual cost.
So let us begin. 45.45 into 14% is 6.363 m plus 9.09 into 14%, 1.27 m plus 13.63 into 10%, 1.363 m plus 22.73 into 7%, 1.59 m plus, and lastly 9.09 into 5%, 0.45 m plus. When we press MRC, how much will be your answer? When we press MRC, memory recall, what will be your answer? बोलिए मेरे दोस्तों, क्या आंसर आ रहा है आपके स्क्रीन पर? कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए. कैलकुलेटर इस्तेमाल करने से कैलकुलेटर डेप्रिशिएट होगा और तुम्हारा माइंड एप्रिशिएट होगा. इस्तेमाल कीजिए. कैलकुलेटर खरीदा है, पैसा वसूल कीजिए उसका. यस, बताइए. यस आदित्य, 11.04. 11.04. यस अनन्या, वेरी गुड. चलिए बढ़िया है. तो ये हमारा आ चुका है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सर ये तो समझ गया कि किया कैसे, बट सर ये क्या किया? दिस इज नथिंग बट दोस्तों ऊपर वाला ही लॉजिक है. ऊपर वाला ही लॉजिक है. बस वहां पर 2 सोर्सेस थे, इसलिए ऐसे लिखना आसान था. फॉर्मूले में 5-5 सोर्सेस है. ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो? डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी कर रहे हो, मतलब डेट का प्रपोर्शन निकाल रहे हो. वैसे ही मैंने क्या कर दिया, हर एक सोर्स का प्रपोर्शन निकाल दिया थर्ड कॉलम में. उसके बाद आप उससे मल्टीप्लाइड बाय केडी कर रहे थे, तो मैंने भी यहां पर मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल कॉस्ट किया. देखो, और फिर आप बीच में दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस साइन देख रहे हो. आपने समेशन लिया था दोनों का. तो मेरे पास तो इतनी सारी चीजें हैं, तो मैंने इन सब का समेशन ले लिया और ये मेरा वैक आ गया. ये मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया है. यस, वेरी गुड. तो दिस इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और ये जो भी हमने डिस्कस किया था, ये था बुक वैल्यू मेथड से. ये था बुक वैल्यू मेथड से. सो इन केस ऑफ बुक वैल्यू यू कंसीडर इक्विटी शेयर कैपिटल, यू कंसीडर रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड एवरीथिंग. Okay, but if suppose for example I am telling you this is not book value, this is market value. If this is market value, then in that case obviously reserves and surplus don't have any separate market value. So in cases where your KR is equal to KE, if your KR is equal to KE, in this situation for market value method, what you do? For market value method, if KR is equal to K, what you do is very simple. You remove reserves and surplus. You remove reserves and surplus. You don't take reserves and surplus. Sir, why? Because reserves and surplus doesn't have any separate market value. उनका कोई सेपरेट मार्केट वैल्यू नहीं होता है. और अगर उनका कोई सेपरेट मार्केट वैल्यू ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली हम लोग क्यों लेंगे? फिर उस केस में ये जो भी वैल्यूज है, ये अज्यूम कर लो कि ये मार्केट वैल्यूज है. ये जो भी मार्केट वैल्यूज है, ये सब अज्यूम कर लो कि मार्केट वैल्यू है. और जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसका क्या हुआ सर? उसका वैल्यू जो है ये इसमें एडजस्ट हो चुका है 100 लाख में सर. यस, बिकॉज इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट वैल्यू जो होता है वो बहुत से रीजन से इन्फ्लुएंस होता है. वन ऑफ द रीजन इज रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑल्सो. वन ऑफ द मेनी रीजंस इज रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑल्सो. तो इसका मतलब इक्विटी के मार्केट वैल्यू में तेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस का इंपैक्ट आ चुका है. सेपरेटली लेने की जरूरत नहीं है. बट ये आप तब फॉलो करोगे, ये आप तब फॉलो करोगे जब आपका के आर इज इक्वल टू के ही है. तब जब आप रिजर्व्स एंड सरप्लस को पूरा डिलीट ही कर दोगे. अगर मान लीजिए के आर इज नॉट इक्वल टू के, के आर इज नॉट इक्वल टू के, तो उस केस में भाई साहब आपको आपका इक्विटी का मार्केट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिटवीन रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल. सपोज एग्जांपल, द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, market value of equity
for example sake I am saying is 220 lakhs. 220 lakhs example. Now your book value of equity share capital and reserves and surplus is 120, whereas market value is 220. So what we do here, of course we need to take 220 because 220 is your market value, but how much should be in front of equity share capital and how much should be in front of reserves and surplus, because this time KR is different and K is different. Suppose KR is 13%, K is 14%. Example. So what we do in this kind of situation, you need to divide. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ये 220 lakhs किसके और किसके बीच में, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस के बीच. तो उस वक्त आप क्या करते हो, यू डिस्ट्रीब्यूट द 220 lakhs in the proportion of book value. You distribute the 220 lakhs in the proportion of book value. So what we are going to do is 220 divided by 120, because the total is 120, into 100. So here I will write 183.33, and again 220 divided by 120 into 20. Of course it will come 36.67, and the total is 220. The total is 220. So sir, why there is a need to write separately like this, sir? Why there is a need to write separately like this, sir? Because your KR is different and your K is different. Your cost of retained earning is different and your cost of equity is different. Sir, in what situations they are different, sir? You have a formula for KR. Good question. So in what situation they are different? You have a separate formula for KR. आपके पास KR के लिए अलग फॉर्मूला है. आपके पास KR के लिए कौन सा फॉर्मूला है? देखिए ध्यान दीजिए, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जो है ना, नॉर्मली तो के ही होता है, बट अगर क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स रेट दिया रहेगा इन्वेस्टर का तो माइनस करना पड़ेगा पर्सनल टैक्स. टीपी स्टैंड्स फॉर पर्सनल टैक्स रेट ऑफ इन्वेस्टर. क्या है लॉजिक है सर इसका, ये माइनस क्यों किया सर? बिकॉज गाइज अगर सपोज फॉर एग्जांपल के जो भी रहेगा 14% व्हाटएवर, तो आप 14% एक्सपेक्ट कर रहे हो रिटर्न आपके इक्विटी वाले पैसों पर, तो ऑब्वियसली आपके रिटेन अर्निंग वाले पैसों पर भी आप 14% ही एक्सपेक्ट करोगे. सो के आर इज इक्वल टू के, वैसा हो जाता है. बट अगर रिटेन अर्निंग कंपनी ने खुद के पास नहीं रखा रहता, आपको डिविडेंड के तौर पे दिया रहता, तो ऑब्वियसली आप क्या करते, उस डिविडेंड के पैसों को कहीं इन्वेस्ट करते के ही रेट से, क्योंकि वो तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेट है. आप के ही रेट से उसे इन्वेस्ट करते कहीं पे, क्योंकि वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेट है, और फिर आप उस पर भरते पर्सनल टैक्स रेट, मतलब आपके स्लैब रेट के अनुसार. मान लीजिए आपका स्लैब रेट 5% है, तो ऑब्वियसली आप 14 इंटू 1 माइनस 0.05 कर दोगे. 14 इंटू 1 माइनस 0.05 कर दोगे, मतलब के को आफ्टर टैक्स बना दोगे आप. यस सर, गॉट इट, दैट इज आफ्टर टैक्स. यस सर, एंड पर्सनल टैक्स रेट ऑफ इन्वेस्टर के बाद है वो. बट आपको पता है देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज ब्रोकरेज ऑल्सो. सो अगर आपको अर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट पर ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, आपको अर्निंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट पर ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, तो इन दैट केस ब्रोकरेज भी माइनस होगा. एंड फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहां पर नंबर्स के लिए ताकि आपको समझे. 14 इंटू 1 माइनस 0.05, दैट बिकम्स आफ्टर टैक्स, एंड माइनस ब्रोकरेज इज 1% सपोज. सो ब्रोकरेज विल बी 1. And now my answer will be 14 into 0.95 minus 1, that will be 12.3%. Example, my KR will come 12.3% example. So we have taken the cost of equity after personal tax rate of investor minus the brokerage. माइनस द ब्रोकरेज. तो याद रखिए ब्रोकरेज का 1% रहेगा तो भी 1 माइनस करना होता है, क्योंकि ब्रोकरेज आप इन्वेस्टमेंट पर भर रहे हो, अर्निंग पर नहीं भर रहे हो. 14 पर आप ब्रोकरेज नहीं भर रहे हो, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जितना भी क्या रहेगा उस पर भर रहे हो. तो ऑब्वियसली आपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर 14 कमाया और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर ही 1% आप ब्रोकरेज भर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली ऐसे तरीके से डायरेक्ट 1 माइनस करना पड़ेगा.
आई होप ये सबको याद आ गया है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। और एक बहुत बड़ा अंतर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में ये होता है कि आप जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हो और आप आपका फॉर्मूला यूज करते हो d1/p0 प्लस g इंटू 100, ओके, फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ऐसे केस में ये जो प्राइस है ये आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह लेते हो, मतलब इस प्राइस में से जितना भी फ्लोटेशन कॉस्ट, डिस्काउंट वगैरह जो भी रहेगा सब माइनस करते हो, सब माइनस करते हो, तब जाके आपको इक्विटी मिलता है, इक्विटी का कॉस्ट। बट जब आप के आर निकालते हो तब आप के आर के तक d1/p0 लेते हो प्लस g लेते हो इंटू 100 कर देते हो। उसके अंदर प्राइस में कोई इफेक्ट, कोई चेंजेस कुछ भी नहीं आएगा, जो करंट प्राइस रहेगा वही यहां पर लिया जाएगा। सर एग्जांपल बताइए ना, अभी अगर करंटली प्राइस चल रहा है शेयर का, मान लीजिए डिविडेंड है 1.8, प्राइस चल रहा है 20 रुपया और रेट ऑफ ग्रोथ रेट है 5%। सो ऑब्वियसली इससे आपका जो भी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, कितना आएगा 1.8 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 0.05 इंटू 100। क्या बात है, कोइंसिडेंस से 14% ही आया है। तो ये आपका के आर आ गया, ये आपका के आर आ गया है। बट इन केस ऑफ के आप 1.8 को 1.8 ही रखोगे बिकॉज न्यू शेयर्स हो या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, ऑब्वियसली डिविडेंड एक्सपेक्टेड जो भी रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। बट याद रखिए जो भी आपके न्यू शेयर्स है 20 रुपीज के, सपोज आपका मार्केट वैल्यू 20 है बट आपने उसे इश्यू कर दिया 18.5 पर, इश्यू कर दिया 18.5 पर, तो यहां पर आएगा 18.5। एंड दोस्तों अगर आपने इश्यू करते वक्त कोई फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर किया है, मान लीजिए 0.5 का, तो आप वो भी माइनस करते हो, क्योंकि आपके जेब में तो नेट 18 रुपया आया है, आपकी जेब में तो सिर्फ 18 रुपीज आया है। तो आप क्या करते हो 18.5 माइनस 0.5 कर लेते हो और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें 0.05 का ग्रोथ ऐड कर दिया, लास्ट में इंटू 100 कर दिया और आपका आंसर आ गया। आपका आंसर इस केस में कितना आएगा 1.8 डिवाइडेड बाय 18 रुपीज प्लस 0.05 इंटू 100 एंड यहां पर आंसर आता है 15%। ये आ गया आपका के। आपके के निकालते वक्त, आपके के निकालते वक्त इसका मतलब आप करंट प्राइस नहीं लेते हो, जितने पे इश्यू किया वो लेते हो, उसमें भी फ्लोटेशन कॉस्ट अगर रहेगा तो माइनस करते हो और आपकी जेब में नेट कितना आया वो देखते हो। तो एक्चुअली यहां का जो डिनोमिनेटर होता है ना, यहां का जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये नेट प्रोसीड होता है। फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी है ना, इक्विटी है तो फ्रेश इश्यू है और फ्रेश इश्यू रहेगा तो ऑब्वियसली नेट प्रोसीड लेना पड़ेगा। मगर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग तो ऑलरेडी कंपनी के पास ही है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग तो ऑलरेडी कंपनी के पास ले रखा है कंपनी ने, कोई फ्रेश इश्यू नहीं है। तो इधर का जो P0 होता है वो मार्केट प्राइस पर शेयर लिया जाता है, इधर का जो P0 होता है वो मार्केट प्राइस पर शेयर लिया जाता है गाइस। यस, चलिए बढ़िया है, लेट अस सी। तो ये आ गया आपका क्लैरिटी के आर के बारे में सब कुछ अच्छे से। वैक का कंप्यूटेशन भी आपने देख लिया और वैक कंप्यूटेशन दो मेथड से होता है, एक बुक वैल्यू मेथड, एक मार्केट वैल्यू मेथड। बुक वैल्यू मेथड होगा तो रिजर्व्स एंड सरप्लस हर बार आएगा बिकॉज रिजर्व्स एंड सरप्लस का सेपरेट बुक वैल्यू है। बट अगर मार्केट वैल्यू रहेगा तो मार्केट वैल्यू के केस में अगर के आर इज इक्वल टू के है तो कोई जरूरत नहीं है आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस लेने का, डायरेक्टली इक्विटी शेयर के सामने 220 लाख लिखा तो भी चलेगा। बट अगर सपोज के आर के दोनों अलग है तो उस केस में आपका जो 220 लाख से इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन द प्रोपोर्शन ऑफ बुक वैल्यू, इन द प्रोपोर्शन ऑफ बुक वैल्यू आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसको, जैसे हमने एग्जांपल में किया, और उससे हम के आर के दोनों अलग रहने की वजह से दोनों से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला। ओके माय फ्रेंड्स, so this was the whole logic of your computation of WACC using book value method, using market value method. if you remember, तो आपको मैंने बताया भी था इंटर के कंसेप्ट की बात करेंगे। तो इंटर के कंसेप्ट में हमने देखा था कि भाई साहब आपका जो आपके इंटर के कंसेप्ट में हमने देखा था कि आपका जो मार्केट वैल्यू मेथड होता है वो सबसे बेहतरीन होता है।
आपका मार्केट वैल्यू मेथड ही सबसे बेहतरीन होता है, सबसे अच्छा होता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स इट शोज यू प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको वो क्या दिखाता है? प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब आज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाता है वो। यस, इसलिए कभी भी मार्केट वैल्यू मेथड जो है वो बेस्ट है, बेस्ट। ओके, चलिए सर, ये तो समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा, केई केपी केडी देखा, आपने वैक कंप्यूटेशन देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, इंटर के, और वो है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी, ये चैप्टर जो आपने सीए इंटर में क्लियर किया था, पढ़ा था, अच्छे से समझा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लो गाइस, क्योंकि यहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। यहां पर भी ये सब कंसेप्ट है जो हमने इंटर में पढ़े थे। हाँ, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी में आता है ये सब, बिकॉज डिविडेंड पॉलिसी ऑब्वियसली विल इंपैक्ट योर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी। सो गाइस, यहां पर आप लोगों ने, आपको याद होगा तो पहला अप्रोच जो पढ़ा था वो था वॉल्टर्स अप्रोच। वॉल्टर्स अप्रोच मेरे साथ साथ लिखते जाइए दोस्तों, वॉल्टर्स अप्रोच। तो वॉल्टर्स अप्रोच जब हम पढ़े थे तो उसके अंदर हमने फॉर्मूला देखा था, द पी जीरो इज इक्वल टू थियोरेटिकल प्राइस ऑफ द शेयर बोलते थे हम इसको, पी जीरो इज इक्वल टू डी प्लस आर बाय के इंटू ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाय के। आपको याद होगा तो ये फॉर्मूले में डी था डिविडेंड पर शेयर, आर था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लिखते, ये सब चीजें बाद में याद नहीं आएगी, कितने टाइम बाद पढ़ रहे हो। लिखो, डी इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, आर इज इक्वल टू IRR, दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न। that is the rate of return which is called as IRR. Then K is equal to cost of equity. K is equal to cost of equity. लिखते जाइए दोस्तों, लिखते जाइए ताकि सब कुछ याद रहेगा अच्छे से। तो अब हमारा फॉर्मूला जो है ये बोलता है डिविडेंड, अगर आपने अच्छे से जस्ट रिकॉल करा रहा हूं मैं आपको, कि डिविडेंड अपॉन के इज इक्वल टू पी जीरो, ये तो देखा ही था अपन ने। गॉर्डन मॉडल भी तो यही बोलता है, डिविडेंड अपॉन के इज इक्वल टू पी जीरो, बिकॉज के इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन पी जीरो, देयरफॉर पी जीरो इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन के। यस, अब ये बोलता है खैर ये तो डिविडेंड का इंपैक्ट हो गया, बट जो तुम डिविडेंड नहीं बांट रहे हो, रिजर्व रख रहे हो, उसका भी तो इंपैक्ट दो। तो कोई बात नहीं, जितना भी अर्निंग पर शेयर रहेगा, ई स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर, ई स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर, जितना भी अर्निंग रहेगा उसमें से माइनस कर दो डिविडेंड, तो मिल जाएगा रिटेन अर्निंग पर शेयर। तो रिटेन अर्निंग पर शेयर को क्या कर रहे हैं, आर रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उससे क्या मिला हमको, जो भी अर्निंग पर हम अर्न कर रहे हैं वो मिल गया, और वो हर साल अर्न करेंगे, इसलिए उसको डिवाइडेड बाय के ही किया अपन ने, इसलिए उसको डिवाइडेड बाय के ही किया अपन ने, बिकॉज ए बाय आर। तो आई होप आपको समझा, इसको इनटू आर करके आपने रेट से मल्टीप्लाई किया और उसको डिवाइडेड बाय के ही किया, बिकॉज वो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए होगा, इसलिए ए बाय आर। एंड दोस्तों ये फॉर्मूला आपने सीए इंटर में पढ़ा था, ये था आपका वॉल्टर्स अप्रोच का फॉर्मूला। इसमें हम लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये सब फॉर्मुलेज एक बार देख रहे हैं कि कौन से फॉर्मुलेज क्या क्या लॉजिक से थे। ओके, और ये सेम फॉर्मुलेज जो है यहां पर भी यूज में आते हैं, सीए फाइनल में भी यूज में आते हैं, इसलिए हम लोग ये सब देख रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज वॉल्टर्स अप्रोच का फॉर्मूला, डीपीएस, आईआरआर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड देन अर्निंग पर शेयर। दिस इज वॉल्टर्स अप्रोच। नाउ कमिंग टू सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच का नाम आपने ऑलरेडी कल सुना था, गॉर्डन्स अप्रोच। याद है दोस्तों, गॉर्डन्स अप्रोच, गॉर्डन्स अप्रोच याद है क्या दोस्तों? फटाफट फटाफट बताइए, गॉर्डन्स अप्रोच कल ही तो देखा था,
यस, उसका सिर्फ लिखने का तरीका यहां पर बदल जाता है। P0 इज इक्वल टू करंट प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग इंटू 1 माइनस बी अपॉन के माइनस जी। ये क्या है सर? अर्निंग इंटू 1 माइनस बी अपॉन के माइनस जी। तो गाइज व्हाट इज बी? बी इज रिटेंशन रेशियो, where obviously E is earning per share, B is equal to retention ratio, B is equal to retention ratio. So guys, B is equal to retention ratio, E is equal to earning per share, okay, and G is equal to growth rate, as you all know. G था growth rate और K तो cost of equity है। तो गाइज जरा अच्छे से देखिए कि यहां पर इस केस में आपके पास 1 माइनस बी लिखा हुआ है, मतलब 1 माइनस रिटेंशन रेशियो। फटाफट बताइए मुझे व्हाट इज 1 माइनस रिटेंशन रेशियो? इफ बी इज योर रिटेंशन रेशियो, 1 माइनस बी क्या होगा दोस्तों? इफ बी इज योर रिटेंशन रेशियो, 1 माइनस बी विल बी यस डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो आप क्या कर रहे हो? आपके डिविडेंड पे आउट रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे हो अर्निंग के साथ। डिविडेंड पे आउट रेशियो को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अर्निंग के साथ, तो क्या मिलेगा आपको? अर्निंग पर शेयर इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो विल गिव यू डिविडेंड पर शेयर। सो ऑटोमेटिकली योर न्यूमरेटर इज नथिंग बट डिविडेंड, एंड योर फॉर्मूला इज द सेम व्हाट वी हैव सीन अर्लियर। P0 is equal to dividend upon K minus G. Yes, because your original formula was K is equal to dividend upon P0 plus G. Great, great, great. Very good. Correct. So 1 minus B is dividend payout ratio. Earning into payout ratio gives you dividend, and dividend divided by K minus G will give you price. So that's your Gordon's model which we have seen yesterday. उसी के बेसिस पर ये फॉर्मूला आ गया। अगर आपको याद होगा तो डिविडेंड पॉलिसी वाले चैप्टर में आप लोगों ने MM अप्रोच भी पढ़ा था। MM अप्रोच, और वहां पर हमने पढ़ा था करंट प्राइस ऑफ द शेयर इज नथिंग बट 1 साल बाद का प्राइस और 1 साल बाद का डिविडेंड, दोनों 1 साल बाद के वैल्यूज हो गए। बस इसको डिवाइड कर लो के रेट से, उसको डिस्काउंट कर लो 1 साल से। फ्रेंड्स, दिस इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस टू एन। सो यहां पर रेस टू एन नहीं किया जा रहा है बिकॉज इट इज 1 ईयर। सो रेस टू 1 लिखकर क्या कर लेंगे हम लोग वैसे भी, यस। एंड 1 साल बाद का प्राइस अगर निकालना होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, करंट प्राइस को 1 साल से कंपाउंड कर लो और डिविडेंड माइनस कर दो। करंट प्राइस को 1 साल से कंपाउंड कर लो और डिविडेंड माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेस टू एन। यस सर, माइनस डिविडेंड क्यों किया? बिकॉज उतना पैसा कंपनी के जेब से इन्वेस्टर के पास जा रहा है, तो उतना ऑब्वियसली कंपनी का शेयर वैल्यू कम हो जाएगा ना। उतना पैसा पे आउट हो रहा है तो ऑब्वियसली उतने से आपकी वैल्यू कम हो जानी चाहिए। यस, सो दिस इज MM अप्रोच का प्राइस का फॉर्मूला। उसके बाद MM अप्रोच में आपने एक फॉर्मूला देखा था वैल्यू ऑफ फर्म, जिसको V बोला जाता है, वैल्यू ऑफ फर्म जिसको V बोला जाता है। उसमें एक कंसेप्ट था, एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ये फॉर्मूला हमारे पूरे सिलेबस में काम में नहीं आएगा, बट जस्ट ऐसे ही लिख लो, ये आपका फॉर योर इंफॉर्मेशन है, फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली। तो ओफू बोलते हैं तोड़ सर इसको, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन ओफू। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ फर्म इज ओफू, ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। कभी काम में नहीं आएगा, डोंट वरी। अगर आ भी गया तो हम लोगों के पास बैकअप में फॉर्मूला लिखा है। एंड फॉर्मूला क्या है?
n plus delta n, that is total number of shares, existing number of shares plus total number of shares into P1, मतलब प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि वो जो डेल्टा एन नंबर ऑफ शेयर्स है वो भी एंड ऑफ द ईयर इशू होता है. सो एग्जिस्टिंग शेयर्स जो अभी थे प्लस एंड ऑफ द ईयर जितने भी शेयर इशू कर रहे हैं, दैट गिव्स यू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर विल गिव यू टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस अर्निंग, इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग्स. इन्वेस्टमेंट जितना भी आपको एंड ऑफ द ईयर करना है माइनस जितना भी अर्निंग तुमने साल भर में कमाया, तो वो दिखा रहा है आपको डेफिसिट, मतलब कितना पैसा कम गिर रहा है. सपोज आपको ईयर के एंड में इन्वेस्टमेंट करना था 20 लाख, आपके पास सिर्फ अर्निंग कमाया हुआ है 5 लाख, तो ऑब्वियसली 15 लाख कम गिर रहे हैं, जो ऑब्वियसली आप कहीं से बोरो करोगे कुछ करोगे, तो इसलिए आप शेयर की वैल्यू में से 15 लाख कम कर रहे हो, बिकॉज इतना डेफिसिट है आपके पास, उतना डेफिसिट है आपके पास. एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, बिकॉज ये सब एंड ऑफ द ईयर की वैल्यू थी, उसको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा 1 ईयर से, तो आपको आज की फर्म की वैल्यू मिल जाएगी. तो आपको आज की फर्म की वैल्यू मिल जाएगी. तो n इज एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, लिखते इधर, वेर n इज इक्वल टू existing number of shares, delta n is equal to new number of shares, P1 is equal to price at end of the year, P1 is equal to price at the end of the year, I is equal to investment amount, investment amount is I, and E is earnings for the year, E is earnings for the year, and of course K is your K is your cost of capital. सो वी आर डिस्काउंटिंग, एक साल बाद के वैल्यू को तुम प्रेजेंट वैल्यू पे ला रहे हो, क्योंकि तुम फर्म की वैल्यू आज ढूंढ रहे हो. तो अगर तुम फर्म की वैल्यू आज ढूंढ रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसको डिस्काउंट करोगे. ये जो भी न्यूमरेटर दिख रहा है ये एंड ऑफ द ईयर वैल्यू है, उसको तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ही करना पड़ेगा. ये आपका एमएम अप्रोच का वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला था. एमएम अप्रोच का ये वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला था गाइस, आपको याद होगा. तो दिस वाज द फॉर्मूला. लिखा सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव. तो ये था आपका एमएम अप्रोच. इसके बाद आपके पास फोर्थ अप्रोच था लिटनर्स अप्रोच. लिटनर्स अप्रोच, लिटनर्स अप्रोच भी ओफू है, ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन है, कोई काम में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट छोटा सा फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है. लिटनर्स अप्रोच. सो लिटनर्स अप्रोच बोलता है डिविडेंड ऑफ योर करंट ईयर विल बी नथिंग बट, you can write it D1. इसको आप क्या कर सकते हो, D1 लिख सकते हो. डिविडेंड ऑफ दिस ईयर इज इक्वल टू, जितना भी तुमने लास्ट ईयर डिविडेंड दिया था ना वो रख दो, जितना भी तुमने लास्ट ईयर डिविडेंड दिया था वो रख लो, और उसमें प्लस कुछ करना पड़ेगा. अब देखिए आपके पास करंट ईयर का ईपीएस रेडी है, EPS1. EPS1 इज योर करंट ईयर EPS. उसमें से मल्टीप्लाई कर लीजिए आपको टारगेट पे आउट रेशियो, जितना भी आपको पे आउट करने की इच्छा है करंट ईयर के EPS में से, जितना भी आपको पे आउट करने की इच्छा है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर डिविडेंड दिया था 5 रुपीज, प्लस इस बार का EPS है 10 रुपीज, और इस बार आपको इच्छा है पे आउट करने की 80%.
इस बार आपको पे आउट करने की इच्छा है 80%, तो इसका मतलब आपको डिविडेंड कितने देने की इच्छा है, 8 रुपए देने की इच्छा है। बट एक काम कीजिए, इसमें से माइनस कर लीजिएगा D0 मतलब लास्ट ईयर का डिविडेंड, तो माइनस कर लेते हैं 5 रुपीज। तो आपको समझेगा कि आपको कितना एक्स्ट्रा देना है, आपको कितना एक्स्ट्रा देने की इच्छा है। तो भाई दिख रहा है कि हमने कमाया 10, हमको देने की इच्छा है 80%, तो 8 रुपए का डिविडेंड देने की इच्छा है, मगर लास्ट टाइम तो दिया था केवल 5, तो 5 से डायरेक्टली 8 का जंप अच्छा नहीं है, ये बोलता है। इसको क्या कीजिएगा, इसको एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये जो 3 रुपए का एक्स्ट्रा डिविडेंड देना है ना आपको, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ। तो व्हाट इज एडजस्टमेंट फैक्टर सर, स्लोली स्लोली हमको वहां तक पहुंचना है जहां तक हमें डिविडेंड देने की इच्छा है। हमें 8 रुपए की देने की डिविडेंड की इच्छा थी, हम लोग लास्ट टाइम तो केवल 5 ही दिए थे, हमको 8 देने की इच्छा है, तो स्लोली स्लोली पहुंचिए ना वहां तक। तो एडजस्टमेंट फैक्टर इस बार लगा दीजिएगा 0.5। व्हाट इज 0.5 सर, 50% एडजस्टमेंट कर रहा हूं मैं, जितना भी मुझे इंक्रीमेंटल देने की इच्छा थी उसका मैं 50% अभी दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट फैक्टर। अगली बार 0.7 दे दूंगा, 70% एडजस्टमेंट फैक्टर, और उसकी अगली बार 0.8 या 0.9 दे दूंगा। धीरे धीरे मैं अपने टारगेट की तरफ जाऊंगा। अचानक से 5 से 8 का जंप सही नहीं है, तो धीरे धीरे वहां पर पहुंचने की इच्छा है हमको। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एक्स्ट्रा जो 3 रुपीज देना है इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 रुपीज इंटू 0.5 करने से 1.5 होता है, 1.5 अगर मैं 5 के साथ ऐड करूंगा तो 6.5 होता है, 1.5 अगर मैं 5 के साथ ऐड कर रहा हूं तो 6.5 होता है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ये लिटनर्स अप्रोच बोलता है कि अचानक से 5 से 8 पे जाने से अच्छा है पहले 6.5 पे जा, धीरे धीरे 7 पे जा, फिर 8 पे जाने का टारगेट रख। तो आपके टारगेट पे आउट को धीरे धीरे अचीव करने के लिए बोल रहा है, इसीलिए एडजस्टमेंट फैक्टर होता है। अगर कंपनी एग्रेसिव है तो एडजस्टमेंट फैक्टर 1 की तरफ जाएगा, मतलब बड़ा एडजस्टमेंट फैक्टर होगा, आप तुरंत आपके टारगेट के पास जाओगे। और अगर कंपनी कंजर्वेटिव है तो एडजस्टमेंट फैक्टर 0 की तरफ होता है, जैसे 0.3, 0.4, 0.5 ये कंजर्वेटिव हो गया, 0.7, 0.91 ये एग्रेसिव हो गया। तो ये होता है दोस्तों लिटनर्स अप्रोच, बोलता है कि आप जितना डिविडेंड लास्ट ईयर दिए थे उतना तो दे ही दो बिंदास, उसमें एडजस्टमेंट फैक्टर की जरूरत नहीं है। इस बार कितना एक्स्ट्रा देने की इच्छा है निकालो, मतलब इस बार का ईपीएस इंटू टारगेट पे आउट माइनस लास्ट ईयर का डिविडेंड। तो एक्स्ट्रा देने की इच्छा है 3, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ। सर एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आएगा, दिया रहता है क्वेश्चन में, डोंट वरी, कंपनी का पॉलिसी होता है वो, तो ऑब्वियसली एडजस्टमेंट फैक्टर दिया रहता है क्वेश्चन में। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड फाइनल अप्रोच, 5 ही अप्रोचेस थे। 5 अप्रोचेस कौन से थे पहला था वॉल्टर्स अप्रोच, दूसरा था गॉर्डन्स अप्रोच, तीसरा था आपका एमएम अप्रोच, मोदीगिलानी एंड मिलर, चौथा था आपका लिटनर्स अप्रोच। अब आते 5वें फाइनल अप्रोच की तरफ, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल ऑब्लिक ग्राहम एंड डोड अप्रोच। ट्रेडिशनल ऑब्लिक ग्राहम एंड डोड अप्रोच। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये अप्रोच क्या बोलता है कि आपका जो प्राइस है और आपका जो डिविडेंड है ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, आपका प्राइस और आपका डिविडेंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और ये बोलता है कि इनके बीच कुछ रिलेशनशिप होती है। भाई क्या रिलेशनशिप होती है, भाई इनके बीच क्या रिलेशनशिप होती है, तो ये बोलता है कि अभी का प्राइस जो है इट इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ योर डिविडेंड प्लस अर्निंग डिवाइडेड बाय 3। होपलेस फॉर्मूला है, सुन लीजिए, मगर अभी का जो प्राइस है P0 बुला लेते हैं इसको, P0 it has relationship between your dividend and earning, it has a relationship with earning and dividend। तो आपका प्राइस जो है is a multiple of dividend plus earning divided by 3। so where, यहाँ पे अपन ने where का लिस्ट लिखा ही नहीं, बट जरूरत नहीं है, आपको पता है, बस एक चीज लिख दीजिए ऊपर, where AF is equal to adjustment factor। हर वक्त दिया रहता है क्वेश्चन में, डोंट वरी। ओके, यहां पर ये क्या है, तो अभी P0 तो आपका करंट मार्केट प्राइस पर शेयर हो गया, M स्टैंड्स फॉर मल्टीपल या मल्टीप्लायर भी बोलते हैं आप उसको, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर
D stands for dividend per share and E stands for earning per share. E stands for earning per share. ध्यान से देख लीजिए क्या है लॉजिक, ध्यान से देख लीजिए क्या है लॉजिक इसका। तो ये लॉजिक क्या बोल रहा है आपको कि भाई यहां पर का जो प्राइस है आपका, प्राइस इट हैज अ रिलेशनशिप बिटवीन यू नो द प्राइस हैज रिलेशनशिप विथ डिविडेंड एंड अर्निंग। तो अगर ये फॉर्मूला तुम अच्छे से देखोगे तो आपको समझेगा कि इस फॉर्मूले में जितना भी आपका जो डिविडेंड है ना, जितना भी आपका जो डिविडेंड है ना, उसको फुल इंपॉर्टेंस दिया गया है, मगर अर्निंग को 1/3 इंपॉर्टेंस दिया गया है। बिकॉज अच्छे से फॉर्मूला देखो तो अर्निंग डिवाइडेड बाय 3 है, बट डिविडेंड को नथिंग, फुल डिविडेंड दिया गया है, मतलब डिविडेंड को डिवाइड नहीं किया गया है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक, ग्राम एंड डोड के मुताबिक, जो अर्निंग पर शेयर है इट इज 1/3 इंपॉर्टेंट कंपेयर्ड टू योर डिविडेंड्स, एंड डिविडेंड्स आर मोर इंपॉर्टेंट। आखिर चैप्टर का नाम भी तो डिविडेंड पॉलिसी है। सो डिविडेंड्स आर मोर इंपॉर्टेंट, अर्निंग्स आर हैविंग 1/3 इंपॉर्टेंस। तो डिविडेंड को वैसे ही रखो, बट अर्निंग को डिवाइडेड बाय 3 करके लो, दोनों को ऐड कर दो और उसको प्राइस के साथ रिलेट करो ताकि मल्टीप्लायर वैल्यू मिलेगी आपको। उसको प्राइस के साथ रिलेट करके मल्टीप्लायर वैल्यू मिलेगी आपको। सो व्हाट इज मल्टीप्लायर वैल्यू सर? लास्ट टाइम प्राइस हुआ करेगा, सपोज प्राइस कुछ भी रहेगा, लास्ट टाइम मे बी प्राइस वाज एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल लास्ट टाइम प्राइस था 60 रुपीज और आपका लास्ट टाइम का डिविडेंड था मे बी यू नो 10 रुपीज और आपके अर्निंग्स पर शेयर थे 30 रुपीज। तो आपने क्या किया, लास्ट टाइम अर्निंग पर शेयर को डिवाइड बाय 3 किया, डिविडेंड को तो वैसे ही रखा। अब आप बोलो कि आपका मल्टीप्लायर वैल्यू कितना है लास्ट टाइम के मुताबिक? ऑब्वियसली आपका मल्टीप्लायर वैल्यू कितना आएगा? ये ब्रैकेट अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 30/3 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 + 10 = 20 हो जाएगा। 20 और 60 के बीच रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे 3 टाइम्स। तो मेरा मल्टीप्लायर वैल्यू जो लास्ट टाइम था वो 3 टाइम्स था। तो मैं इस बार क्या करूंगा, मल्टीप्लायर को 3 टाइम्स रखूंगा, इस बार मुझे कितना डिविडेंड है वो देखूंगा, देना है वो देखूंगा, और इस बार के अर्निंग को डिवाइड बाय 3 करूंगा ताकि इस बार का क्या प्राइस आएगा मुझे समझ जाएगा। तो मेरे डिविडेंड्स मेरे प्राइस को रिलेट कर पा रहे, यहां पर समझ रहा है, और डिविडेंड को फुल इंपॉर्टेंस है, अर्निंग को 1/3 इंपॉर्टेंस है। डिविडेंड को फुल इंपॉर्टेंस है, अर्निंग को 1/3 इंपॉर्टेंस है। सर 1/3 ही क्यों मत पूछिएगा, बहुत होपलेस लॉजिक है। तो इट्स ग्राम एंड डोड अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ये था दोस्तों डिविडेंड पॉलिसी के सभी अप्रोचेस, सभी अप्रोचेस हमने कवर कर लिए। ये भी ओफू है, ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन है। लगता ही नहीं है मुझे सीए फाइनल में कहीं काम में आएगा, बट अगर आ गया, गलती से भी कोई सब में डाल दिया तो आप क्या करोगे ना? नेवर प्रेडिक्ट आईसीआई एंड प्रशांत सारडा, नेवर प्रेडिक्ट आईसीआई प्रशांत सारडा, बिकॉज प्रशांत सारडा को प्रेडिक्ट करने के ना टेस्ट की हद तक, एक जो क्लास के टेस्ट होंगे उसके क्वेश्चंस होंगे, प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे आप। हार्ड इजी, कितने चैप्टर में से कितना क्या, कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे आप। दूसरी बात, आप आईसीआई को नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनल एग्जामिनेशन। सो ऑब्वियसली ये सब अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, आपको कोई भी कंसेप्ट कहीं से भी आ सकता है, तो बेटर रहेगा ना, यस, सभी पढ़ा हुआ बेटर रहेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों अगले पार्ट पर। इस चैप्टर में डिविडेंड पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी थे। क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे सर इस डिविडेंड पॉलिसी में? तो सबसे पहले इस डिविडेंड पॉलिसी वाले चैप्टर में जो हम लोगों को लगता है कि इंपॉर्टेंट है और हमने कंसिडर करके आगे बढ़ना चाहिए, दैट वाज अदर कंसेप्ट बोल के लिखिए वहां पर, अदर कंसेप्ट्स। और बाकी कंसेप्ट जो हमको यहां पर याद रखने चाहिए वो है बायबैक प्राइस। क्या याद रखना चाहिए हमने? बायबैक प्राइस। आपको पता है बायबैक ऑफ शेयर होता है, बायबैक ऑफ शेयर होता है, उसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा, दैट्स कॉल्ड बायबैक प्राइस। और बायबैक प्राइस के लिए बहुत सिंपल अजम्पशन है दोस्तों, कोई भी कंपनी जो आप बायबैक करती है वो ऑब्वियसली क्या करती है, बायबैक के वक्त ना वो एक इंश्योर कर लेती है कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज नहीं होना चाहिए, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बिफोर बायबैक एंड आफ्टर बायबैक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये वो सोचती है।
तो अगर वो ये सोच रही है कि उसका बिफोर बायबैक एंड आफ्टर बायबैक प्राइस सेम होना चाहिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन आई मीन ओवरऑल वैल्यू ऑफ शेयर्स सेम होना चाहिए ऐसा लगता है उसको, तो ऐसे केस में ऑफकोर्स वो क्या करेगा, वो जितना भी शेयर्स बायबैक करेगा वो हायर प्राइस पे बायबैक करेगा, ताकि आफ्टर बायबैक मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड रिमेन सेम। सर मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बार बता दीजिए ना सर, वो भी याद नहीं है, मैं बता देता हूं, डोंट वरी। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, दैट्स कॉल्ड एज मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो बायबैक प्राइस का अजम्पशन है, बायबैक प्राइस फॉर्मूला अजम्पशन, और क्या अजम्पशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बिफोर एंड आफ्टर बायबैक market capitalization before and after buyback should be same, market capitalization before and after buyback should be same, yes। तो ऐसे केस में फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, बायबैक प्राइस इज इक्वल टू, बायबैक प्राइस इज इक्वल टू एस मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बायबैक इंटू P0 मतलब करंट प्राइस ऑफ द शेयर, एस इंटू P0 कर रहा हूं मैं, एस है नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बायबैक एंड P0 है मेरा प्राइस ऑफ द शेयर। तो इमेजिन कीजिए कि वो न्यूमरेटर क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बायबैक इंटू करंट प्राइस पर शेयर, number of shares before buyback into current price per share will definitely give me market capitalization before buyback, that divided by S minus N. So what is S sir? Number of shares before buyback. What is N sir? Number of shares bought back. Number of shares bought back. Are you understanding my friends? So buyback price case में क्या होगा दोस्तों, S will be number of shares before buyback, P0 will be current market price per share. So obviously the numerator is market capitalization. If you want, write this also so that the logic is understood. S into P0 is market capitalization before buyback. Market capitalization before buyback, and that divided by S minus N. So what is N? What is N? Number of shares bought back. Are you झेपिंग? आर यू जेपिंग माई फ्रेंड्स? क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बातें? क्या आपको समझ रहा है ये क्या लिखा है? यस माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज एन नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक। तो जरा देखिए अच्छे से इस फॉर्मूले को, आपको समझेगा कि सपोज फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है, लो कैलसी पर 1 लाख, लो जरा कैलसी उठाओ, कैलसी चलाओ, मेरे पास है तो आपके पास तो होना ही चाहिए, मोबाइल पे मत करो। सो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इनटू सपोज आपका मार्केट वैल्यू पर शेयर है 30, तो 30 लाख रुपीज आ गया टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आपको नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करने हैं 20,000, तो डिनोमिनेटर में आएगा 1 लाख माइनस 20,000। अगर आपको बायबैक करना है 20,000 तो डिनोमिनेटर में आएगा 1 लाख माइनस 20,000 मतलब इफेक्टिवली 80,000। सो इसको डिवाइड कर लीजिएगा 80,000 के साथ, आपका बायबैक प्राइस आ जाएगा 37.5। सर 37.5 ये तो समझ गया सर, फॉर्मूले से आ भी गया। सर इससे क्या होगा सर, मार्केट कैपिटलाइजेशन बिफोर बायबैक एंड आफ्टर बायबैक सेम कैसे रहेगा सर?
सेम कैसे रहेगा दोस्तों, आपने 37.5 एज अ कंपनी बायबैक कर लिया आपके शेयर्स, अब आपका प्राइस वहां पर मेंटेन हो जाएगा, और अगर आपका प्राइस वहां पर मेंटेन हो गया तो दैट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक इज 80,000, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इसको इनटू 80,000 कर लो तो 30 लाख की मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगा जितना बिफोर बायबैक था, इनटू 80,000 कर लो तो आपको समझेगा नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक, यस माय डियर फ्रेंड्स, तो विल बी 80,000 इंटू 80,000 कर लेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना बायबैक के पहले था उतना ही रहेगा, दैट इज 30 लाख रुपीज। तो ये लॉजिक सबको क्लियर है क्या, ये लॉजिक सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। सो दिस इज कॉल्ड बायबैक प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीए फाइनल में आएगा, काम में आने वाली चीज है सीए फाइनल के, तो दिस इज बायबैक। Another thing which is very important is called as second concept, right issue of share. Right issue of share में दोस्तों there is something called as come right price x right price. What is come right price? Come right price means the price before buyback. The price before buyback is called as come right price. Symbolically उसको M बोलते हैं। एक्स राइट प्राइस क्या है सर, द राइट आफ्टर बायबैक, द प्राइस आफ्टर सॉरी द प्राइस आफ्टर राइट इश्यू ऑफ शेयर, द प्राइस आफ्टर राइट इश्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज एक्स राइट प्राइस। उसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों जो हमने इंटर में पढ़ा था, ये सब इंटर की चीजें है, आई एम श्योर भूल गए रहेंगे, इसलिए ये सब करवा रहा हूं ताकि मजबूती से आगे बढ़ेंगे, डर से आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक्स राइट प्राइस इज नथिंग बट राइट इश्यू के बाद का प्राइस जिसका फॉर्मूला है m इंटू एन प्लस एस डिवाइडेड बाय n प्लस वन, m इंटू एन प्लस एस डिवाइडेड बाय n प्लस वन। सो व्हाट एग्जैक्टली इज m? m का मतलब है कम राइट प्राइस, पहले लिख लो फॉर्मूला, so m is come right price, then n is equal to number of old shares required for to purchase one new right share, one new right share, number of old shares required to purchase one new right share, s is equal to subscription price, s is equal to subscription price which you pay for one share, that is called subscription price। so उसको हम s बुलाएंगे। यहां पर दोस्तों, यहां पर ना दोस्तों ये जो आपका एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं मैं, आपका कम राइट प्राइस है सपोज 120 इंटू 4 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा, तो मल्टीप्लाई कर लो 4, और आपको जो सब्सक्रिप्शन प्राइस पे करना है ऑब्वियसली वो मार्केट प्राइस से क्या होता है, सब्सक्रिप्शन प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस से क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है, कम होता है, वेरी गुड, कम होता है। तो ऐसे केस में द सब्सक्रिप्शन प्राइस विल बी हाउ मच, द सब्सक्रिप्शन प्राइस लेट अस कीप 90 रुपीज, सब्सक्रिप्शन प्राइस को कितना रख देते हैं, 90 रुपीज रख देते हैं, ठीक है। तो 90 रुपीज इज योर सब्सक्रिप्शन प्राइस एंड देन दिस विल बी डिवाइडेड बाय 4 + 1 माय फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड द लॉजिक। आपके पास ऑलरेडी 4 शेयर रहेंगे तो आपको एक राइट इशू मिलेगा, प्लीज फोकस, वेरी इजी फॉर्मूला। आपके पास अगर 4 शेयर रहेंगे ना, 4, तो आपको एक राइट इशू का शेयर मिलेगा, ओके सर, डन। अब ध्यान से सुनो, ऐसे केस में आपके पास 120 रुपए के ऑलरेडी 4 शेयर है, अब आप एक शेयर जो बाय करोगे वो 90 रुपीज पे कर बाय करोगे बिकॉज दैट्स योर सब्सक्रिप्शन प्राइस। सो आप 90 रुपीज पे कर रहे हो, ऑलरेडी 120 के 4 शेयर है, तो इतनी वैल्यू आपने ऑलरेडी मतलब कंपनी को दे रखी है।
120 के 4 शेयर की वैल्यू ऑलरेडी आपकी थी, 90 रुपीज और दे दिया आपने कंपनी को, तो ऑलरेडी आपके पास जो 4 शेयर थे प्लस जो एक शेयर आया था उसको डिनोमिनेटर में डाल दो, ताकि वेटेड आपको एवरेज समझ जाएगा, नॉर्मल एवरेज आपको एवरेज समझ जाएगा कि आपके ओवरऑल शेयर्स की वैल्यू कितनी है। भाई 4 शेयर थे 120 के, यस सर, इसलिए डिनोमिनेटर में 4 आ गया और 120 इंटू 4 करके उसकी वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई। अब जो एडिशनल एक शेयर लेना था वो डिनोमिनेटर में रख दिया और उस एडिशनल एक शेयर के लिए 90 पे करना था सब्सक्रिप्शन प्राइस, वो न्यूमरेटर में रख दिया, तो आपको ओवरऑल एवरेज प्राइस आफ्टर राइट इश्यू ऑफ शेयर मिल गया। और आपका वैल्यू ऑफ शेयर कितना आता है, इसका आंसर कितना आता है, 120 इंटू 4 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया आपका एक्स राइट प्राइस। कितना आया, एक्स राइट प्राइस कितना आया, 114। एक्स राइट प्राइस कितना आया दोस्तों, 114 आ गया। यस, सो दैट्स कॉल्ड योर एक्स राइट प्राइस 114। तो m इंटू एन प्लस एस डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब जस्ट इमेजिन करो कि आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोगों ने ये अज्यूम कर किया है कि भाई साहब आपका एक ही शेयर रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है सर कि फॉर एवरी 4 शेयर यू गेट 2 शेयर, फॉर एवरी 4 शेयर यू गेट 2 शेयर, ईच शेयर एट 90, नो प्रॉब्लम। ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, s इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि आप 2 शेयर का पैसा देने वाले हो, और n प्लस 2 करना पड़ेगा क्योंकि आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो 90 इंटू 2 का पैसा देने वाले हो आप, और डिनोमिनेटर में 4 और ऑलरेडी शेयर्स थे आपके पास और 2 शेयर आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली 6 शेयर्स आ जाएंगे। अब आपका ये वैल्यू ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, आपका ये वैल्यू एक्स राइट प्राइस वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा। फॉर एवरी 4 शेयर इफ यू आर गेटिंग 2 शेयर्स, तो फॉर्मूला इस तरीके से मॉडिफाई करके आ जाएगा आसानी से। आपका 120 इंटू 4 का वैल्यू 480 आया था, 480 को अगर मैं ऐड कर दूं 180 के साथ तो ये टोटल वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड बाय 6 कर लेंगे तो अब वैल्यू आ गई 110, अब वैल्यू आ गई 110। यस माय डियर फ्रेंड्स, सो अब वैल्यू आ गई आपकी 110। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आपको फॉर्मूला मॉडिफाई करना पड़ेगा। नॉर्मली जो पहले लिखा था वही फॉर्मूला रहेगा, नॉर्मली जो पहले लिखा था ना वही फॉर्मूला रहेगा दोस्तों। गुड वन, वेरी गुड अनन्या, आदित्य, गुड आंसरिंग माय डियर फ्रेंड्स। सो ये था आपका एक्स राइट प्राइस। अब ये लोग काफी बार इनका फेवरेट क्वेश्चन पूछते कि सर वैल्यू ऑफ राइट निकाल लो भाई साहब, वैल्यू ऑफ राइट अलोन बोलते ये लोग। वैल्यू ऑफ राइट अलोन का फॉर्मूला है एक्स राइट प्राइस माइनस सब्सक्रिप्शन प्राइस, एक्स राइट प्राइस माइनस सब्सक्रिप्शन प्राइस, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ राइट अलोन। ओरिजिनल फॉर्मूले पे चले जाते हैं जो हमने लिखा था यहां पर। ओरिजिनल फॉर्मूला ये था हमारा, करेक्ट, और ओरिजिनल फॉर्मूले के मुताबिक जो वैल्यू आई थी वो 114 आई थी, 114 आई थी। तो आपका एक्स राइट प्राइस कितना आया, 114। आपका सब्सक्रिप्शन प्राइस कितना आप पे कर रहे हो, 90। तो वैल्यू ऑफ राइट अलोन कितना आएगा दोस्तों, वैल्यू ऑफ राइट अलोन कितना आएगा दोस्तों ऐसे केस में, 114 minus 90, your value of right is 24. Value of right alone is 24 my dear friends, and value of right alone is 24। इसको आप with respect to 1 शेयर भी निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ राइट विथ रिस्पेक्ट टू 1 शेयर भी निकाल सकते हो। सर what is value of right sir, and why the formula is like this, x right minus subscription price। फोकस, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, ध्यान दो इधर। आपको एक शेयर जो राइट इश्यू के बाद 114 का हो गया है, आपको कितने में मिला, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे इसलिए आपको वो शेयर मिला 90 के सब्सक्रिप्शन प्राइस पर। इसका मतलब 90 आपने दिया,
और 90 देकर एक शेयर मिल गया आपको, बट तुरंत बाद उसकी वैल्यू 114 हो गई, तुरंत बाद उसकी वैल्यू 114 हो गई, तो ऑब्वियसली आपको 24 का फायदा हुआ ना। तो 24 का जो फायदा आपको मिल रहा है वो हो गया राइट की वजह से, बट वो राइट की वजह से मिलने वाला फायदा जो था वो राइट आपको 4 शेयर के बदले मिला है, वो राइट आपको 4 शेयर के बदले मिला है। तो मैं बोल रहा हूं वैल्यू ऑफ राइट विथ रिस्पेक्ट टू 1 शेयर कितना होगा, तो ऑब्वियसली आपको इसको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, या तो आप ऐसा बोल सकते हो कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। आपका राइट इशू के साथ का प्राइस कितना था, आपका राइट इशू के साथ का प्राइस कितना था दोस्तों, आपका राइट इशू मतलब राइट के पहले आपका प्राइस था 120, राइट के बाद कितना हुआ 114, तो 6 रुपए पर शेयर, वेरी गुड आदित्य, 6 रुपए पर शेयर, वेरी गुड, यस। तो अब दिस 6 rupees कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज value of right with respect to 1 share is equal to full value of right divided by number of shares for 1 right। एक राइट लेने के लिए कितने शेयर लगते हैं आपको, 4 शेयर लगते हैं, तो ऑब्वियसली इसको डिवाइडेड बाय 4 कर लो, तो आपको वही मिलेगा 6 रुपया, जो 6 रुपया नीचे मिल रहा है वही 6 rupees ऊपर मिला है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऑल लॉजिक्स क्रिस्टल क्लियर, are you understanding all the logics crystal clear? Yes, so this was right issue of share, buyback of share, right issue of share, buyback of share। then you have right के अंदर x right price का फॉर्मूला m into n plus s divided by n plus 1, this is the formula for x right price। once एक बार x right price आ गया तो x right price को सब्सक्रिप्शन के साथ कंपेयर करो कि भाई तुमने एक शेयर के लिए 90 रुपया दिया था, बट उसी शेयर की वैल्यू राइट इशू के बाद 114 हो गई है, तो आपको 24 का फायदा हुआ है, बट 24 का फायदा आपको 4 शेयर के पीछे हुआ है। तो वैल्यू ऑफ राइट विथ रिस्पेक्ट टू 1 शेयर निकालना होगा, तो डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, 6 रुपीज आएगा। यही 6 रुपीज निकालना है डायरेक्टली, तो सीधा सीधा देख लीजिए राइट इशू के पहले और राइट इशू के बाद प्राइस का क्या वेरिएशन है। पर शेयर राइट इशू के पहले प्राइस था 120, पर शेयर राइट इशू के बाद हो गया प्राइस 114, तो राइट इशू की वजह से एक शेयर का भाव 6 से चेंज हुआ है, तो विथ रिस्पेक्ट टू 1 शेयर इट इज 6 रुपीज, विथ रिस्पेक्ट टू 1 शेयर इट इज 6 रुपीज। यस, सो ऑल द फॉर्मुलाज आर वेरी क्लियर, ऑल द लॉजिक्स आर वेरी क्लियर। यस यस यस, चलिए अब हम बोल सकते हैं कि हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल अच्छे से कवर कर लिया है, डिविडेंड पॉलिसी अच्छे से कवर कर लिया है। डिविडेंड पॉलिसी में आप सबको तीसरा कंसेप्ट तो पता ही होगा कि भाई बोनस शेयर, कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, डोंट वरी, जस्ट डिस्कशन है। बोनस शेयर के केस में इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजर्व्स कैपिटलाइजेशन, रिजर्व्स कैपिटलाइजेशन बोलते हैं बोनस शेयर को। आपको भाई हर बार डिविडेंड देना पॉसिबल नहीं है, कभी कभी आपके शेयर होल्डर्स जो है वो रिच एंड वेल्दी होते हैं, उनको तुम डिविडेंड देके क्या करोगे भाई। अब तुम तो सीए बनने वाले हो, तो सोचो जरा कि सामने वाले का टैक्स बचाना है आपको, वो भी टैक्स प्लानिंग करके, टैक्स इविजन करके नहीं बचाना है। तो टैक्स प्लानिंग तो बहुत सिंपल चीज है, अगर आपके शेयर होल्डर्स रिच एंड वेल्दी है तो उनको आप डिविडेंड देकर और ज्यादा टैक्सेबिलिटी मत दिलाओ। वो पहले ही बेचारे बहुत दर्दी इंसान है, गवर्नमेंट को पैसा दे दे के तंग आ चुके हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बोलते हैं HNIs, ऐसे HNIs को अगर तुम और ज्यादा डिविडेंड दे दोगे ना, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होगा, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है ना स्लैब रेट के अनुसार टैक्स होता है। अगर तुम बोल रहे हो रिच वेल्दी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इसका मतलब उनका तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट वाला टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, 30% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन से सब कुछ। तो भाई वो पागल हो जाएगा, वो बोलेगा उसका पोस्ट टैक्स रिटर्न तो कम हो गया, तुमने जितना डिविडेंड दिया था उसमें से टैक्स जाने के बाद का रिटर्न उसका जो आएगा वो तो बहुत कम आएगा। ऐसा मत करो, उसको डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, उसको बोनस शेयर दे सकते हो आप। बोनस शेयर से क्या होगा, उसका वेल्थ बढ़ेगा, और कभी भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वेल्थ बढ़ाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, ना कि
रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, उनको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत नहीं है, उनको ओवरऑल वेल्थ बढ़ाने में इंटरेस्ट है। और अगर वेल्थ बढ़ाने में उनको इंटरेस्टेड है गाइज, तो ऐसे केस में आप उसको बोनस शेयर्स दे दो। बोनस शेयर्स देने से क्या होगा सर? बोनस शेयर्स देने से उनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे और मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर करने से उनकी वैल्यू और ज्यादा इवेंचुअली बढ़ जाएगी। यस, बोनस शेयर्स जो होते हैं वो रिजर्व में से दिए जाते हैं। जब जब बोनस शेयर्स देते हो तो रिजर्व अमाउंट कम होता है और एग्जैक्टली उतने अमाउंट से आपका शेयर कैपिटल बढ़ता है। तो वी कैन से रिजर्व्स का डिक्रीज इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल का इंक्रीज। रिजर्व्स का डिक्रीज इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल का इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड एज रिजर्व्स कैपिटलाइजेशन। इसलिए इसको रिजर्व्स कैपिटलाइजेशन बोलते हैं गाइस, बिकॉज बोनस शेयर्स आर पेड आउट ऑफ रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स। यस, बाकी तो आप लॉ में पढ़ ही चुके हो, बोनस शेयर्स कौन से रिजर्व्स में से दिया जाता है, क्या प्रोविजंस है उसके। यस, बोनस शेयर्स अनदर अल्टरनेटिव फॉर डिविडेंड। देन नेक्स्ट चीज आप कर सकते हो इज स्टॉक को स्प्लिट कर सकते हो। स्टॉक को स्प्लिट कर सकते हो, डरो मत, फॉर्मूला नहीं है अभी इसके आगे। स्टॉक को स्प्लिट करना मतलब क्या सर? हर एक शेयर के बदले 2 शेयर, सो दैट्स कॉल्ड 2:1, 2 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर। स्टॉक स्प्लिट जब अपन बोलते हैं 2:1 है, इसका मतलब क्या हुआ? यू आर गेटिंग 2 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर। जब अपन बोलते हैं बोनस शेयर्स 1:1 है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर, दैट्स कॉल्ड बोनस शेयर 1:1। वैसे ही सेम स्टॉक स्प्लिट फॉर एग्जाम्पल 2:1 है, सो यू आर गेटिंग, लिखो वहां पर 2 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर। बट रिमेंबर, इसमें आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट नहीं बढ़ता है, रिजर्व का अमाउंट नहीं घटता है। फिर क्या होता है सर? हम पार वैल्यू पर शेयर कम कर देते हैं। 10 रुपए पार वैल्यू को 5 रुपए पार वैल्यू कर देंगे अगर 2 शेयर मिल रहे आपको 1 के बदले। तो 1 शेयर का वैल्यू था 10, 10 को कर दिया आधा, 5 रुपीज पर शेयर पार वैल्यू बन जाएगा। और ऑब्वियसली शेयर कैपिटल के सामने उतना ही अमाउंट आएगा जितना ओरिजिनली था। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए मगर पार वैल्यू एडजस्ट हो गया, और इसलिए मल्टीप्लाई कर कर इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट उतना ही था जितना पहले से था। तो यहां पर अपन नोट लिख सकते हैं, नो चेंज इन equity share capital amount, no change in equity share capital amount, no change in equity share capital amount, since par value and number of shares are adjusted. Par value and number of shares are adjusted. So that's called stock split. और लास्ट कंसेप्ट आता है रिवर्स स्प्लिट। रिवर्स स्प्लिट इज 1:2 एग्जाम्पल, 1:2 एग्जाम्पल। सो व्हाट इज 1:2 रिवर्स स्प्लिट? फॉर एवरी 2 shares you will get 1 share, so 1 share for every 2 share held, right there. One share for every 2 shares held. This is called as reverse split. Again इसमें नोट सेम एज अबव होगा। यहां पर क्या होगा दोस्तों? यहां पर भी पार वैल्यू जो तुम्हारा 10 था ना, वो डबल हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ शेयर्स आधे हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जितना इक्विटी शेयर कैपिटल था उतना ही रहेगा, जितना इक्विटी शेयर कैपिटल था उतना ही रहेगा। दैट इज कॉल्ड रिवर्स स्प्लिट। रिवर्स स्प्लिट एंड स्टॉक स्प्लिट ये आपने शायद मेरे ख्याल से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पढ़ा रहेगा, एडवांस्ड अकाउंट्स में। यस, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पढ़ा रहेगा, एडवांस्ड अकाउंट्स में आपने रिवर्स स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट
सब कुछ। तो 5 अलग अलग अप्रोचेस, 5 अलग अलग कंसेप्ट, 5 अप्रोचेस पढ़े अपन ने, वॉल्टर, गॉर्डन, लिटनर्स, एमएम अप्रोच एंड ग्राम एंड डोट जिसको ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। 5 कंसेप्ट हमने पढ़े, बोनस शेयर्स, स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, then we have studied right issue of share and we have studied the which one, सबसे पहला, हाँ अपन ने क्या पढ़ा था, बायबैक, यस। तो बायबैक ऑफ शेयर्स, देन राइट इश्यू ऑफ शेयर्स, देन बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, ये सब चीजें अपन ने पढ़ी, यस। तो 5 कंसेप्ट, 5 अप्रोचेस के साथ हम बोल सकते हैं कि हमने डिविडेंड पॉलिसी पूरा रिवाइज कर लिया है। अब हम जाते हैं लास्ट पार्ट फॉर टुडे, और आपको मैं एकदम जबरदस्त कंसेप्ट बताने वाला हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, जो हमारे इस सिलेबस में, इस चैप्टर के सिलेबस में बहुत काम में आने वाला है, और वो एंड करेंगे अभी। पढ़ लीजिए एक बार, अच्छे से देख लीजिए। एक क्वेश्चन ले लीजिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर, लिखिए मेरे साथ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन। व्हाट इज द present value of income stream what is the present value of income stream which provides rupees 2000 per annum for the first 5 years and rupees 3000 per annum forever thereafter. What is the present value of income stream which provides rupees 2000 per annum for the first 5 years and rupees 3000 per annum forever thereafter? Yes, my dear friends. So this is the simple question जिसका आपको आंसर निकालना है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक 2000 वाला और एक 3000 वाला। पहले 2000 वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फॉर rupees 2000 per annum for the first 5 years. For rupees 2000 per annum for the first 5 years. So just imagine, first 5 years every year you are receiving 2000. So which formula you are going to use? Which formula you are going to use? Single cash flow, multiple cash flow, annuity cash flow? एन्यूटी के अंदर फाइनाइट इनफाइनाइट, इस केस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। 2000 per annum for the first 5 years. Yes. Very good, Aditya. Ananya, wonderful. So present value is equal to, the formula is annuity into finite annuity. Absolutely correct answer, guys. So present value is equal to annuity into PVAF R comma N. I have not mentioned the R. Bracket में right there, R is equal to 10%. R is equal to 10%. In the question, right there in the bracket, R is equal to 10%. So your annuity is 2000 multiplied by your present value factor for 10% 5 years. 1 divided by 1.1 because it is 10% is equal to M plus
is equal to m plus is equal to m plus is equal to m plus is equal to m plus 5 times, and MRC. Your factor comes to, yes, 3.7908. 3.7908. You simply multiply whatever is on your calculator. So directly multiply with 2000 and you will get your answer. 7582. 7582 is your present value of annuity. 7582 is your present value of annuity. Yes, Sanika, very good. So your present value comes to 7582. This is one part of your answer. This is one part of your answer. Now moving on to the second part of the answer. For rupees 3000 per annum, forever thereafter. Second part of your answer. So first part we have already solved. Tell me for the second part which formula we are going to use. Rupees 3000 per annum forever thereafter. Which formula we are going to use? This is annuity, but this time this is infinite annuity. Very good. Infinite annuity. So I will say present value is equal to, without growth formula, A by R. Present value is equal to, without growth formula, A by R. So that will be 3000 divided by 10%. And that comes to 30,000 rupees. Yes, A by R. A by R. So it's 3000 divided by 10%, that is 30,000 rupees. Do you think this is the final answer for second part? For second part, do you think this is the final answer? Please reply. Do you think this is the final answer for second part? Part 2, is this my final answer? Yes, I am waiting for your answers. For part 2, 3000 per annum forever thereafter, is this my final answer? Should I take it as part 2 final answer and then add it with 7582 and I should say 37,582 is my final answer? Yes or no? No. Very good, very good, superb. It's not the final answer, guys. Why it is not the final answer? Because here it is mentioned forever के बाद क्या लिखा है? Thereafter लिखा है सर. तो thereafter लिखने से क्या होगा सर? Thereafter लिखने से समझिए बात को, आप निकाल रहे हो ईयर 0 मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ईयर 1 2 3 4 5 तो आपने निकाल लिया है 2000 पर एनम, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 6 7 8 डॉट 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 infinite years. So infinite years annuity of 3000 per annum is not starting from first year. It is starting from sixth year. Infinite annuity rupees 3000 is starting from sixth year end. Sixth year end, seventh year end, eighth year end, every year end for infinite years. 33,000. So obviously you have to calculate today's value. But if I put the formula present value is equal to A by R, so it will be 30,000 by 10%. 30,000, 3,000 by 10%, 30,000 rupees. Now this is value at sixth year beginning. This is value at sixth year beginning. जहां से वो एन्युटी शुरू हुई थी ना, उस साल के बिगिनिंग में आ चुका है. वो सिक्स्थ ईयर में आ चुका है क्या सर? नहीं,
सिक्स्थ ईयर में नहीं आया है, सिक्स्थ ईयर के बिगिनिंग में आया है। और अगर सिक्स्थ ईयर का बिगिनिंग है, इसका मतलब वो फिफ्थ ईयर का क्या हुआ, एंड। सिक्स्थ ईयर बिगिनिंग is fifth year end, my friends. So this 30,000 is और फिफ्थ ईयर का एंड है वो। सर सिक्स्थ ईयर बिगिनिंग बुलाओ ना सर, फिफ्थ ईयर एंड क्यों बुला रहे हो? बिकॉज मेरे पास उस फिफ्थ मतलब वो वैल्यू मुझे जीरो ईयर पे लाना है। जीरो ईयर पे लाने के लिए जो मेरे पास फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर्स, वो फैक्टर्स एंड ऑफ द ईयर के लिए होते हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर के लिए नहीं होते। फर्स्ट ईयर एंड का फैक्टर होता है, सेकंड ईयर एंड का फैक्टर होता है, थर्ड ईयर एंड का फैक्टर होता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर के कोई फैक्टर नहीं होते। तो जब भी सिक्स्थ ईयर बिगिनिंग आता है तो इट इज कंसिडर्ड एज फिफ्थ ईयर एंड। एक ही तो बात है ना, एक दिन का तो फर्क है, राइट? तो ऐसे केस में अपन बोलेंगे सिक्स्थ ईयर बिगिनिंग इज फिफ्थ ईयर एंड, और वो जो 30,000 है वो फिफ्थ ईयर के एंड की वैल्यू है माय डियर फ्रेंड्स। एंड देयरफॉर आप उसको क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 30,000 निकालोगे, स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, standing at the end of fifth year. So simple formula, present value is equal to future value into PVF R comma N, because 30,000 सिंगल कैश फ्लो है तो उसको लेना पड़ेगा आपको सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सो इट विल बी 30,000 इनटू द फिफ्थ ईयर फैक्टर, टेक कैलसी 1 डिवाइडेड बाय 1.1 is equal to 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 5 बार, and your number comes to 0.6209. Now multiply this with 30,000. Your answer comes to 18,628. This is part 2 of the answer. दिस इज पार्ट 2 ऑफ द आंसर। 30,000 जो है ना सर, वो सिक्स्थ ईयर बिगिनिंग पे क्यों आया सर? क्योंकि जब भी तुम फॉर्मूला पुटअप करते हो ना ए बाय आर, वो आंसर कभी भी प्रेजेंट वैल्यू नहीं देगा अगर एन्युटी फर्स्ट ईयर से शुरू नहीं होती है। तो अगर तुम्हारी एन्युटी फर्स्ट ईयर एंड से शुरू होती है तो इन्फाइनाइट ईयर्स की एन्युटी इस ए बाय आर की वजह से फर्स्ट ईयर बिगिनिंग में आ गई। फर्स्ट ईयर बिगिनिंग मतलब प्रेजेंट वैल्यू, जीरो ईयर का वैल्यू। बट गाइज अगर ये एन्युटी सिक्स्थ ईयर से शुरू हो रही है तो सिक्स्थ ईयर से इन्फाइनाइट ईयर्स की एन्युटी पीवी इज इक्वल टू ए बाय आर से सिक्स्थ ईयर बिगिनिंग पे आई है, और सिक्स्थ ईयर बिगिनिंग का मतलब होता है फिफ्थ ईयर एंड। और तुम्हें उस 30,000 को फिर क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ ईयर एंड से उठाकर जीरो ईयर पे लाना पड़ेगा, जिसके लिए तुम सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला यूज करोगे, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर कॉमा एन, और उसको फिर मल्टीप्लाई करोगे 30,000 इंटू 0.6209, और फिर आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 18,628। अब आपका फाइनल आंसर, अब आपका फाइनल आंसर आएगा, देयरफॉर टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम स्ट्रीम, मतलब ही वो 2,000 पर एनम एंड 3,000 पर एनम की टोटल वैल्यू विल बी 7582, जो पार्ट 1 का आंसर था, ये देखिए 7582, एंड पार्ट 2 का आंसर जो था 18,628, तो यहां पर लिखेंगे 18,628, और फिर हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा। हमारा टोटल वैल्यू कितना आएगा फिर, 26,210। 26,210 ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है। इसका मतलब अगर तुमने 26,210 आज इन्वेस्ट किया 10% के रेट से, तो आपको पहले 5 साल मिलेगा 2,000, एंड सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड्स एवरी ईयर मिलेगा, इनफाइनाइट ईयर्स के लिए मिलेगा 3,000। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये सब कंसेप्ट्स आपको रिकॉल हो रहे हैं, ये सभी कंसेप्ट्स आपको रिकॉल हो रहे हैं, आई होप सो। मजा आ रहा है पढ़ने के लिए, मजा आ रहा है पढ़ने के लिए। अब आप बोल सकते हो, अब आप गर्व से बोल सकते हो कि आप सीए फाइनल के लिए रेडी हो, आप सीए फाइनल के लिए रेडी हो, आप गर्व से बोल सकते हो। यस,
तो हम लोग क्या करने वाले, नेक्स्ट लेक्चर से सीए फाइनल, नेक्स्ट लेक्चर से हम सीए फाइनल का कंटेंट स्टार्ट करेंगे, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। यस, तो बी रेडी विथ योर आईसीआई मॉड्यूल प्रिंट आउट फॉर दैट चैप्टर। 2 चैप्टर का मिलाप है ये, 2 चैप्टर मिलकर एक चैप्टर है ये, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। तो इसका प्रिंट आउट लेकर रेडी रहना, आईसीआई मॉड्यूल का न्यू सिलेबस वाला, न्यू सिलेबस 2023 वाला ये सिलेबस लेना, और उसके बाद रेडी होना। May 24 ऑनवर्ड्स एग्जाम के लिए ये सब एप्लीकेबल रहता है, इसलिए वो बराबर मॉड्यूल बराबर डाउनलोड करके उसी का प्रिंट लेना उस चैप्टर का, ताकि हमारे लिए हैंडी हो जाए सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।